ग्रीनलैंड का नाम आप सुन रहे हैं आजकल ख़बरों में। तो ग्रीनलैंड की क्या कहानी है, आज की गुफ्तगू में मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन आपको बताऊँ। हमें पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सच पूछें तो जो कहानी अमेरिका और वेनेजुएला की है, जो कहानी अमेरिका और ईरान की है, और जो कहानी वही कहानी जो है वो अमेरिका और ग्रीनलैंड की भी है। एक ज़माने में, आज से कुछ सदियां पहले, पूरी दुनिया का निज़ाम ये था कि लोगों के बादशाहों के पास या इलाके के नवाबों के पास या जंगजू कबीलों के पास ताकत होती थी। और वो फिर, और हर शख्स जो था वो लड़ने वाला होता था, हर शख्स सिपाही होता था। और वो फिर जाकर हमला करते थे और हमला करके कब्ज़ा कर लेते थे। और कब्ज़ा करके फिर वहाँ की दौलत को भी लूट लेते थे, वहाँ की जगह पर अपनी बाज़ का ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर लेते थे, बाज़ का ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं करते थे तो दौलत लूट के फिर और वहाँ के लोगों में कत्ल गारत करके फिर वापस आ जाते थे। तो इसी यही तौसीफ़ पसंदी जो है वो एक मुआशरे का पूरा मिजाज था। और तमाम हुकूमतों को अपनी फ़ौज रखनी पड़ती थी, तमाम छोटे छोटे नवाबों को भी, छोटे छोटे जागीर वालों को भी अपनी फ़ौजें रखनी पड़े, और मुल्कों को तो रखनी पड़ती थी। और जो मिलिट्री माइट्स होते थे बस वही ताकतवर होते थे, और जिसके पास ये ताकत होती थी वही फिर उससे लोग डरते थे, या ये कि वो लोगों को डरा के रखता था। तो ये निज़ाम चलता रहा, और जिसकी बुनियाद पर पूरी तारीख़ जंगों से भरी हुई है। आप देखें, हमारे जितने भी पुराने किस्से हैं उनमें जंगों के किस्से हैं, और जंगों से एक फ़ख्र हासिल करना जो है वो सारा का सारा पूरी दुनिया की तारीख़ का ये हिस्सा रहा है। और इसी के नतीजे में फिर एक बहुत बड़ी जंग हुई, जो जंग अज़ीम अव्वल जिसको कहते हैं, पहली जंग अज़ीम। और उस जंग में बहुत ज़्यादा कत्ल गारत हुआ, बहुत सारे लोग मरे। और उन मरने के बाद फिर लोगों को कुछ ख्याल आया कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक बैठने की जगह बनाई, एक तरह से जहाँ मुकालमा हो सके, जहाँ बैठ के गुफ्तगू की जा सके, और मसाइल को जो है वो कत्ल गारत की बजाय को गुफ्तगू से हल किए जा सकें। तो वो लीग ऑफ नेशन के नाम से एक बनी। लेकिन जो ताकत वाले मुल्क थे उन्होंने तो उसका मजाक उड़ाया, और ये जो निस्बतन कमज़ोर मुल्कों की ये जो एक बनी थी थोड़ी सी एक यूनियन, तो वो नहीं चल सकी। और उससे भी ज़्यादा खौफनाक जंग हुई जो कि जंग अज़ीम दोइम थी, जिसमें पता नहीं लाखों करोड़ों लोग जो है, और बेगुनाह लोग उसमें से अक्सर जो है वो सारे के सारे यानी हलाक हुए, और कितना नुकसान हुआ। और बहुत यानी आज तक उसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो उस वक्त लोगों को फिर कुछ अकल आई, और उन्होंने फिर ये कहा कि भाई हम कुछ इकट्ठे हों, और इकट्ठे होकर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा बनाई। अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपना जो पर्पस था वो पूरा कर सकी कि नहीं कर सकी, ये एक डिबेटेबल बात है। लेकिन बहरहाल उसके बाद कुछ थोड़ा सा चैन सुकून आ गया, और बड़ी जंगें उस तरह से नहीं होने लगी, छोटे छोटे तनाज़े और कुछ जंगें तो होती रहीं। लेकिन जो ताकत वाले लोग थे उन्होंने ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी, और साथ ये कहा कि उसके ज़रिए से वो बहरहाल जो तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं, चाहे वो जिस रास्ते से भी हों, और वो सब कुछ चलता रहा। लेकिन बहरहाल उतनी खूरेज़ जंगें नहीं हुई। लेकिन अब तारीख़ एक ऐसा जो कुदरती प्रोसेस है ना, वो किसी भी तहज़ीब के बढ़ने का, और यानी वो सारा का सारा इतना एक्सपेडाइट हो रहा है, उतना तेज़ी से हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो सदियों के बाद होने वाली होती हैं, ऐसे लगता है जैसे दहाइयों में होने जा रही हैं। तो ये मैंने पूरी तमहीद आपसे इसलिए बांधी है कि अब फिर दुनिया उसी तरफ आनी शुरू हो गई है कि जिसमें जिसके पास ताकत है, जिसके पास वो अपने उस ग्रोह, अपनी ग्रुप, अपना नज़रिया, अपनी रंग, अपनी नस्ल की बुनियाद के ऊपर वो फिर अपने लोगों को इकट्ठा करके उनके मफादात को बचाने की कोशिश करता है। और फिर इसमें जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है वो दूसरे को ज़ेर करना शुरू कर देता है। तो ये इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। बहरहाल ये एक इसका बैकग्राउंड था जो मैंने आपको अभी पेश कैसे वेनेजुएला में हुआ। यानी आप इमेजिन करें कि एक सॉवरन मुल्क के सरबराह को इस बात की, यानी ये अलग बात है कि वो शख्स भी जो है वो बहुत ही एक बुरा डिक्टेटर था, लेकिन किस तरीके से एक और मुल्क ने आके उसके महल से उसको उठाया और उठा के जो है वहाँ से ले गए, और ऐसे अटैक हुआ। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है। तो ग्रीनलैंड का मामला ये है, मुख्तसर मैं आपको ये बताऊं कि ग्रीनलैंड एक जजीरा है बड़ा पुरअमन, जहाँ एक हुकूमत है, उनकी पार्लियामेंट है, मगर उनके डिफेंस का जो मामला है ना, उनकी हिफाजत का, वो डेनमार्क के अंडर है। यानी डेनमार्क, और ये बात जो है ये नहीं है कि वो अब नया बना हुआ है, ये जो है ये उस वक्त के ज़माने का है जिस ज़माने में अभी इंग्लैंड भी नहीं बना था। तो अमेरिका के तो बनने की बात है ना, तो अमेरिका तो अभी कल की बात है अमेरिका का बनना। तो ये अमेरिका के बनने से बहुत पहले से
एक खुद मुख्तार इलाका था जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के साथ जिसका ताल्लुक़ था, और डेनमार्क इसको एडमिनिस्टर करता था। तो बाकी इसकी अपनी पार्लियामेंट है, इनका अपना इलेक्शन होता है और इनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन इनका जो डिफेंस है वो वाला मामला जो है वो डेनमार्क के अंडर है और डेनमार्क इसको कंट्रोल करता है। और ये मुल्क जो है ये उसका हिस्सा है, नेटो का हिस्सा है, और जो यूरोपीय यूनियन है उन सारों का एक हिस्सा है, यूरोप का एक हिस्सा है। इसकी लोकेशन इस तरह से है कि अगर आप नॉर्वे को यानी इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड के ऊपर और नॉर्वे के भी ऊपर एक्चुअली ऊपर एक जगह है जो कि कुतुब शुमाली से करीब तर है बमुकाबला बाकी यूरोप के। तो ये ज़्यादा ठंडा इलाका है और उसका एक तरफ जो है वो जो एक मुंजमद समंदर है उसका वो हिस्सा है, मुंजमद समंदर का एक हिस्सा है। तो वो उस इलाके की क्या अहमियत है, उसको क्यों अमेरिका कहता है कि ये हमारा हिस्सा होना चाहिए और हमें इसको लेना चाहिए? वो इसलिए कि एक तो वहाँ तेल के ज़खायर हैं, दूसरा वहाँ जो रेयर मिनरल्स हैं ना, जिनकी बुनियाद पर आने वाली टेक्नोलॉजी ने काम करना है, वो मिनरल्स वहाँ बहुत बहुतात में मौजूद हैं। और बहाना अमेरिका ये बनाता है कि ये हमारी अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए यहाँ हमारी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि अब जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं वैसे वैसे जो समुद्री गुजरगाहें हैं उनके नए पैटर्न बनने जा रहे हैं, और कुछ अरसे के बाद इस बात का इम्कान है कि ये नॉर्थ वाली साइड से अमेरिका कनाडा की तरफ से जितनी तिजारत होनी है वो उस समंदर के पास से होनी है जो कि ग्रीनलैंड के करीब से गुजरेगा। और ये कि ग्रीनलैंड के ऊपर अगर किसी की फौजी अड्डे वगैरह होंगे तो वहाँ से चाइना और रूस के ऊपर नज़र रखनी भी ज़्यादा आसान होगी, स्ट्रेटेजिकली ज़्यादा आसान होगी। तो इसलिए अमेरिका कहता है कि जी मेरी सिक्योरिटी के लिए ये जगह चाहिए। लेकिन ये एक आज़ाद मुल्क है और ये बात हमेशा से यानी मुहज़्ज़ब लोग मानते हैं कि किसी भी इलाके का जो भी सियासी फ़ैसला होना है तो वो तो वहाँ के रहने वाले लोगों के ने फ़ैसला करना है ना कि हमने क्या। और इस बात के सारे पूरा यूरोप और पूरा जो अमेरिका वगैरह है वो तो अपनी इन्हीं जमहूरी इक़दार की बुनियाद पर ही अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो वो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इसका फ़ैसला हम ताकत के ज़ोर पे करेंगे और हम इसको ख़रीद लेंगे। यानी कोई तो, और ग्रीनलैंड के लोग कहते हैं, ग्रीनलैंडर्स, कि भाई हम कोई बिकाऊ माल तो नहीं है, और ज़ाहिर है डेनमार्क भी उसको रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं हम ख़रीद लेंगे। अच्छा, अगर ये नहीं ख़रीदेंगे तो हमें फिर कोई हार्ड वे में हम नहीं बिकेंगे, तो हम एक हार्ड वे में इनको लेंगे। हार्ड का मतलब है कि हम इसको हमला कर देंगे और इस पर कब्ज़ा कर लेंगे। और अमेरिका के सदर ये कहते हैं कि मेरे पास तो एक्चुअली दुनिया में किसी जगह पर भी हमला करने का इख्तियार है और मैं ये कर सकता हूँ और हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। तो अगर ये उन्होंने हमला किया, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करने से एकदम रूस और चाइना जो है वो ज़ाहिर है वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए हरकत में आ जाएंगे। तो ऐसे एक नई कोई पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच सकती है इसकी वजह से। और लोगों का ये ख्याल है कि जैसे उनकी तबीयत और मिजाज है ट्रंप का, तो कि वो ना सिर्फ प्रेशर डालने के लिए और ऐसे ज़रा थोड़ा यानी अगले बंदे को जो ना जैसे पंजाबी में कहते हैं यरकाने के लिए, तो वो इस तरह से कर रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल है, जो बंदा ये कहता है ना कि ये मैं कर सकता हूँ, करूँगा, वो कर भी सकता है। उन्होंने आखिर ईरान में आके हमला कर ही दिया था ना। गज़ा में इतने सारे बच्चे जो हैं वो पूरी दुनिया कह रही है कि जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद मर ही रहे हैं ना सारे के सारे, और यानी शहादत हो रही है उनकी। इसी तरीके से वेनेज़ुएला पे एकदम हमला करके कब्ज़ा कर ही लिया ना। पनामा नहर के बारे में उसका ख्याल है कि ये हमने इस पर कब्ज़ा कर लेना है। और इसी तरह क्यूबा के बारे में यह है कि क्यूबा हमसे जल्दी से मुआहदा करे वरना बहुत बुरा होगा उसके साथ। तो ये है सूरत हाल ग्रीनलैंड की, और बड़ी एक तरह से लिक्विड सिचुएशन है और फ्लूइड सिचुएशन है, और पता नहीं अमेरिका वहाँ उस पर क्या करना जा रहा है। एक इसका जो दूर असरात हैं वो ये है कि प्रैक्टिकली जिस प्रिंसिपल के तहत नेटो कायम हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नेटो में ये कहा है कि जितने मुल्क हैं ना यूरोपीय यूनियन के अंदर, उसमें किसी के एक पर हमला होगा तो वो सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो ये क्या, अब देखें ना, इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें जो नेटो में शामिल मुल्क नहीं है, यूक्रेन, उसकी मदद के लिए सारा नेटो इकट्ठा है और यूरोप इकट्ठा है, तो वो जो नेटो का अपना यानी मुल्क है जो कि उसकी अपनी अलायंस में है, तो उसके लिए इसलिए कि अमेरिका ने हमला किया है, अगर ये चुप रह गए तो फिर नेटो तो प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाएगी। और फिर ये कि यूरोप इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा,
और क्या अमेरिका ये अफोर्ड करता है कि यूरोप से अपनी सारी टाइज़ को यानी ब्रेक कर ले, और ब्रेक करके आप, या कम से कम ये है कि वो जो फ्रेंडली स्टांस है वो ख़त्म होके उनका जो है वो एक न्यूट्रल या उससे भी कम दर्जे पर एक तरह का अपोजिट उनके रिलेशनशिप बन जाएं, तो ये क्या अमेरिका बर्दाश्त करेगा? या वो ताकत के जोम पे ये समझता है कि कोई बात नहीं, अगर यूरोप भी हमारे सामने हो तो हमें किसकी परवाह है यूरोप की, वो ये स्टांस करेगा। लेकिन मैं एक बहुत ही आजिज़ी के साथ और अपने महदूद इल्म के साथ, लेकिन मैं बहरहाल इसका स्टूडेंट तो हूँ, इन तमाम चीज़ों को एक सीखने की कोशिश करता हूँ। तारीख़ अलबत्ता ये कहती है कि जब नशे में, जब ताकत के नशे में कुछ लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर उनके अपने ही इक़दामात के अंदर से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं कि जो उनको, उनका एंटीडोट बनना शुरू हो जाती हैं, और वो फिर उनके अंदर एक तोड़-फोड़ होना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल ये है ग्रीनलैंड की पूरी कहानी, जो मैं आपको सुनाना चाहता था।